प्लेटो के दर्शन में द आइडिया ऑफ गुड इज गॉड, गॉड इज गुड, गुड इज गॉड। और प्लेटो के दर्शन का ही हिंदी फिल्मों की भाषा में कहते हैं अनुवाद तो है सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि प्लेटो ने पहली बार कहा कि ईश्वर में 3 गुण हैं, वह सत्य है, शिव है और सुंदर है। शिव का मतलब कल्याणकारी, बेनिवोलेंट जिसको बोलते हैं, सत्य है, शिव है, सुंदर है, वही हो गया। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म थी, कौन सी थी? अच्छा, इसी नाम से फिल्म देखी, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो शुभ जीवन का मतलब है कि जीवन कैसा होना चाहिए। शुभ जीवन का मतलब जीवन कैसा हो। इसमें 2 तरह की धारणाएं हैं। इसका उत्तर भैया बहुत अच्छा नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉपिक नंबर 5 पढ़ने के बाद ही आसान हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन में संतुलन होना चाहिए, कुछ मानते हैं जीवन में संयम होना चाहिए, कुछ मानते हैं जीवन में भोग होना चाहिए। एथिक्स की दुनिया में मोटे तौर पर 3 संप्रदाय हैं। कुछ हैं संयम और वैराग्य वाले, वो कहते हैं किसी भी सुख से दूर भागो, क्योंकि सुख ही सारी तृष्णाओं के मूल में है, वही सारे बंधन पैदा करता है। जैसे बुद्ध हालांकि संयम वाले रास्ते पर नहीं आते, वो आते मध्य मार्ग पर, लेकिन बुद्ध ने भी कहा कि जीवन की मूल समस्या क्या है? अविद्या है। लेकिन अविद्या से क्या होता है? वासना पैदा होती है। उस वासना की वजह से इच्छाएं जो हैं, मूल संकट है इच्छाओं का होना। बुद्ध के हिसाब से पूरे भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़ के बाकी सब लगभग यही मानते हैं कि मूल संकट इच्छाओं का है। और जो दर्शन सबसे कठोरता से यह बात कहता है वो जैन दर्शन है। सबसे कठोर दर्शन भारत में जैन दर्शन है। वो सारी इच्छाओं को मार देने की बात करता है। इतना संयम की वकालत है कि उतना पढ़ने के बाद कहते हैं पैदा काहे हो गए थे, इससे बड़े नहीं पैदा होते। कुछ कहते हैं भोग की बात, जैसे भारत में जो चारवाक लोग हैं उनके बारे में प्रसिद्धि है कि वो भोग की बात करते हैं। मतलब ये डिबेट है कि उन्होंने जो लिखा सचमुच वो हमें मिला या नहीं मिला, क्योंकि उनका मूल लिखा हुआ कुछ मिलता नहीं है। जो मिलता है उनके आलोचकों ने उनकी आलोचना कैसे की वो मिलता है। इसमें ये डाउट होता है कि क्या सचमुच उन्होंने यही कहा था या बात को डिस्टोर्ट करके बताया गया है। तो आपने सुना होगा कि चारवाकों ने कहा है, वाह यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। समझ नहीं आया? हनी सिंह को याद करो। 4 बज गए हैं, लेकिन उसी का संस्कृत का उदाहरण ये है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर घी पियो। घी वो कह रहे हैं, दरअसल घी नहीं कह रहे हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार भस्मीभूत जलने के बाद देह, पुनरागमनम कुतः, फिर कहां से लौट के आएगी? एक ही जिंदगी है, कल हो ना हो, जी लो। ऐसी कई बातें कही हैं। और जब वो असली घी की जगह असली पेय पदार्थ पे आए तब कहा, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, पियो पियो तब तक पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। ये चारवाकों ने, मतलब चारवाकों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उनका कथन है या नहीं है, और हमें यही है। अजीब बात है, कथन तो ये है ही, मैं बता ही रहा हूं। डाउट इस बात पर है इतिहास में कि ये कथन सचमुच उनका था या उनके आलोचकों ने उनके मुंह में रख दिया था। डाउट ये है, समझे? तो जो बात भारत में चारवाकों ने कही, इनका कुंभ के मेले में भाई गुम हो गया था जो यूनान में मिला था उसके बाद, उसका नाम था अरिस्टिपस। एकदम कुंभ के मेले में खोया हुआ भाई, लॉकेट जैसा था, तब पहचान में दोनों भाई कि दोनों सगे भाई है। तो जो भारत में चारवाकों ने कहा वो पश्चिम में ग्रीक फिलोसफी में अरिस्टिपस ने कहा। संयम की बात भारत में जैन लोगों ने कही, बुद्ध को हम वहां ले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और पश्चिम में यही बात एक स्टोइक नाम का दर्शन है, स्टोइक। ये ऐसे लोग थे, सिर्फ ये कि कठिनाइयां जीवन में तो अच्छी बात है। एक अच्छा खासा अमीर आदमी इस चक्कर पड़ गया, 20 साल तक यूनान में शहर में एक पत्थर के नाव जैसा पत्थर था, उसके अंदर रहा, किसी घर में भी नहीं रहा, सिर्फ इसलिए कि घर में रहूंगा इच्छाएं बढ़ जाएंगी। क्यों इच्छाएं बढ़े? वैराग्य का जीवन है, कितनी सर्दी कितनी गर्मी रहना वही है। इस तरह के लोग हुए हैं। जेनो उस व्यक्ति का नाम था, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। कुछ लोग कहते हैं बैलेंस में रहो, और बैलेंस का मतलब है जैसे भर पेट तेन त्यक्तेन भुंजी था, सुखों का भोग करो किंतु संयम पूर्वक करो, त्याग पूर्वक करो। जैसे पश्चिम की बात करो तो इस मामले में अरस्तु, प्लेटो, ये लोग इसी तरह के लोग हैं। हीगल इसी तरह का व्यक्ति है, सुकरात भी इस तरह का व्यक्ति है। प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हीगल, इन सब ने ऐसी बात कही। और भारत में आप कह सकते हैं कि बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कुछ कुछ इसी प्रकार का। हालांकि बुद्ध की फिलोसफी में इतने सारे बौद्ध दार्शनिक है कि तो डेविएशंस बहुत ज्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। कहना बड़ा मुश्किल है कि बुद्ध एग्जैक्टली कहाँ आएंगे, लेकिन हाँ, बुद्ध का दर्शन अंततः मध्यम मार्ग के पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो भी बैलेंस के पक्ष में है। तो शुभ जीवन कैसा है? जिसमें सुख ही सुख हो। ये जो है भोग वाले ना, इनको बोलते हैं सुखवादी। ये सब सुखवादी दार्शनिक है। जो संयम वाले हैं इनको वैराग्यवादी कहते हैं, कि ये वैराग्य की बात करते हैं, एसेटिक किस्म के लोग हैं। और जो संतुलन वाले हैं इनके लिए अलग अलग शब्द आते हैं। जैसे एक आत्मपूर्णतावाद पश्चिम का संप्रदाय है, परफेक्शनिज्म, वो ये है। इसमें आप एक सेंस में जेएस मिल को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जीवन में बैलेंस की बात करता है। ठीक, कुछ नहीं हुआ इस बार तो, वाव कोई नहीं बोला। ऐसा लगा कि कुछ बम बम फटा है शायद, ऐसा लगा ना आप लोगों को? है क्या हो गया इसे? क्या हुआ? कुछ हुआ था? लाइट नीचे गिर गई थी, ऐसा लगा था? ये पंखा कांप रहा है। अच्छा अच्छा, इस समय भूकंप जैसा कुछ है। देखो, अगर मानो भूकंप आ भी जाए ना, सुनो सुनो सुनो, अगर भूकंप आ भी जाए कभी,
इतने लोग बाहर निकलेंगे तो पक्का कोई नहीं बचेगा। बचने का एक ही तरीका, शांति से बैठे रहो और ऊपर वाले का नाम याद करो, हे मौला बचा लेना, इस भाव से, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, तो कभी भगवान ने अगर भूकंप आ जाए तो चिल्लपो मत करना, आराम से बैठना, और आमतौर पर कुछ नहीं होगा, शांति से। पहले ऐसे कई बार मतलब मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत, बस अगर भगदड़ ना मचे तो ठीक है। अभी भी हिल रहा है। आपको एक सलाह दूं, आज ही घर जाके एक फिल्म देखना, उसका नाम है कौन। देखिए, आज ही देखना, ठीक है। कौन, KAUN, कौन, हिंदी वाला कौन है ये, देखना, बहुत रोचक फिल्म है। उससे आप समझ पाएंगे कि पंखा कौन जा रहा है, ठीक है। चल, अब देखो भाई, ये बताओ, इनमें से हम किसे शुभ जीवन मानते हैं? हमारा पूरा जीवन उससे तय होगा। अगर आपके पास संसाधन है पर्याप्त, तो आप शुभ जीवन को जो मानेंगे वैसा आपका जीवन हो जाएगा। और ऐसा भी है कि अधिकांश लोग जीवन के शुरुआती दौर में शुभ जीवन इसी को मानते हैं। जो इसको शुभ जीवन मानेगा, ये बताइए कि सुखवादी रास्ते पर यदि हर व्यक्ति चलने लगे तो इससे समाज का कुल मिला के बेड़ा गर्क होगा या समाज का फायदा होगा? बेड़ा गर्क होगा। एक तो इसलिए कि हर व्यक्ति सुखवादी है, इसलिए संसाधन बहुत ज्यादा चाहिए, इस वजह से कंजम्पशन ज्यादा करनी है तो प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, और हमारी हर एक्स्ट्रा कंजम्पशन के लिए किसी ना किसी को शिकार बनना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर समाज में यह माहौल बन जाए कि हर व्यक्ति को हर रोज चिकन खाने का मन करता है, इस इच्छा मात्र से कई हजार मुर्गों को रोज बनना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि ऐसी इच्छाएं पैदा हो गई। तो इच्छाओं की अधिकता से क्या होगा? संसाधन ज्यादा खर्च होंगे। संसाधन ज्यादा खर्च होने का मतलब है कि प्रकृति और प्राकृतिक प्राणियों का नुकसान होगा बहुत ज्यादा। आप सोचिए ना, कोई भी संसाधन चाहिए तो प्रकृति का ही हमला होगा, उसी पे हमला होगा। आप कहें कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, एक मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए जो आपकी चिप बनती है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स उसमें चाहिए आजकल जिनको, जैसे टच स्क्रीन है, इन सब के एलिमेंट्स कोई अफ्रीका से मिलता है, कोई कहीं से मिलता है। और एक कंसेप्ट चलता है मोबाइल फोन की दुनिया में, कंसेप्ट शब्द बोल रहा है, उसका भाव ये है कि हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो किसी ना किसी के खून पे टिका होता है। ब्लड डायमंड वाली कंसेप्ट है। जैसे ब्लड डायमंड है कि एक स्थान पर डायमंड्स की खोज करने के लिए जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारे आदिवासियों का खून बहता है, तब जाके हीरे बनते हैं, और वो हीरे हम यूज करते हैं। मोबाइल फोन की दुनिया में कंसेप्ट है कि अफ्रीका के एक देश में, मैं वो एलिमेंट आप कहेंगे तो बता दूंगा, मैंने किसी लेक्चर में सुना था एक बार कि वो एक एलिमेंट के बिना टच स्क्रीन बन नहीं सकती। टच स्क्रीन के बिना दुनिया पागल है, इस समय चाहिए उसको। वो टच स्क्रीन जिस मटेरियल से बनती है वो मिलता है अफ्रीका के खास इलाके में, और उसको प्रोसेस करना इतना मुश्किल है कि कई लोग उसमें जान चली जाती है। और हम सबको टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए, हमारी इच्छाएं ज्यादा है। जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतना ही प्रकृति को, गरीब मनुष्यों को अपनी जान देनी पड़ती है या जीवन से समझौता करना पड़ता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इच्छाएं बढ़ने से समाज का बेड़ा गर्क होगा, बलात्कार बढ़ेंगे, हत्याएं बढ़ेंगी। आपको पैसा चाहिए कंजम्पशन के लिए, पैसा है नहीं, चोरी होगी, डकैती होगी, अपराध बढ़ेंगे बहुत सारे। इसलिए अगर आज की दुनिया में अपराध ज्यादा है, बलात्कार ज्यादा है, बलात्कार तो सीधा एक कंजम्पशन की फॉर्म भी हो गई एक सेंस में, और दूसरा अपराध तो है ही। तो ये सब, और दूसरा, एक परिवार का सोचिए, आप सब महसूस करेंगे कि आपके पेरेंट्स ने अपनी इच्छाओं का त्याग करके आपके लिए संसाधन खर्च किए, लुटाए आपके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उनके मन में ये भाव था कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, हमारी खुशी उसी में है, यही भाव रहा होगा। अगर उनके मन पर हरि सिंह सवार होता तो वो संसाधन आप पे खर्च करते या खुद पे खर्च करते? खुद पे खर्च करते। और यदि वो ऐसा करते तो समाज के विकास की जो संभावनाएं खत्म हो जाती। इसलिए सुखवाद में संसाधन और आत्म केंद्रिकता, जिसको अहम मात्रवाद भी कहते हैं, आत्म केंद्रिकता बढ़ जाती है। व्यक्ति घोर सेल्फिश हो जाता है। जो होब्स की दुनिया में एक जमाने में था, व्यक्ति ठीक वैसा हो जाता है। और जिस समाज में व्यक्ति आत्म केंद्रित होंगे और ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहेंगे, उस समाज में न परोपकार बचेगा, न शांति बचेगी, अपराध होंगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा, कंपटीशन इतना सघन हो जाएगा कि शांत तरीके से आनंदपूर्ण जीवन जीने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इस प्रश्न का भाव वही है कि वर्तमान में जो नैतिक संकट है, उसका मूल कारण सद जीवन की संकीर्ण धारणा से है। और सद जीवन की संकीर्ण धारणा का मतलब है मैं और मेरे सुख। मैं मतलब सेल्फिश, और सुख का मतलब केवल सुख मिले, मुझे कुछ त्याग ना करना पड़े। तो मैं और मेरे सुख का केंद्र में आना, और इसी कंसेप्ट का नाम क्या है? कंज्यूमरिज्म। उपभोक्तावाद नाम सुना होगा आपने। तो कंज्यूमरिज्म अगर हमारी कल्चर का पार्ट है, तो मैं और मेरे सुख केंद्र में है, और इस वजह से सामाजिक सुख, परोपकार, इंक्लूसिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये सब खत्म हो जाता है। पारिवारिक चिंताएं, त्याग का मूल्य, सब खत्म। अब दूसरा पक्ष है संयम। अगर मामला संयम केंद्र में होता, शुभ जीवन का मतलब है वैराग्य वाला जीवन, यही बहुत अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि इससे जीवन की सहजता ही खत्म हो जाती है, जीवन एक बोझ बन जाता है। सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? बैलेंस, मध्य मार्ग। और इसका मतलब हमारी आंतरिक इच्छाएं भी हैं तो भोग होना ही चाहिए, लेकिन दो चीजों का बैलेंस। एक, सिर्फ मैं नहीं हूं, और भी लोग हैं। सिर्फ सुख नहीं है, कर्तव्य भी है। जहां आपने इन दोनों का बैलेंस बना लिया कि मैं के साथ साथ बाकी लोग भी, और सुखों के साथ साथ कर्तव्य भी, अगर ये समाज की नीति संहिता में, आचार नीति का बैलेंस बन जाए, तो सबसे शुभ जीवन तब बनेगा। ये तो मैंने सारा कंसेप्ट बताया। अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। विवेचना कीजिए। इस सामग्री को बेस बना के लिखवाएंगे या लिखवा दूं? तो इसको भी नोट करते हैं, भी लिखवाने वाला प्रश्न है। पहले आगे बढ़ते हैं, फिर मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। अंतिम, सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? इनमें से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।
ये प्रश्न किसी टॉपिक से नहीं है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। सार्वजनिक जीवन जीना है, हम सब जीते हैं सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ। तो एक तो होता है प्राइवेट एथिक्स, एक है पब्लिक एथिक्स। प्राइवेट एथिक्स में तो आपकी अलग मूल्य संहिता है कि आपको अपने परिवार के साथ क्या मूल्य रखने हैं, बीएफ को जीएफ के साथ, जीएफ को बीएफ के साथ, हस्बैंड को वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ कौन से मूल्यों का पालन करना है, ये तो एक पक्ष हुआ। लेकिन जैसे समाज में है, जैसे हम सब यहाँ पर हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति सबको नहीं जानता होगा, जानता भी होगा तो निजी संबंध तो सबके साथ नहीं होंगे दोस्ती वाले। तो एक अनजान व्यक्ति है, समाज में मैं भी हूं, उसके प्रति मेरा नैतिक संबंध क्या बनता है, कौन से 3 सिद्धांत दिमाग में रख के चल रहे हैं, 3 या 4 या 5 क्या सिद्धांत ध्यान में रख के चल रहे हैं जिससे पब्लिक लाइफ चलती है। कॉमन सेंस से बताइए क्या सिद्धांत होते हैं। ईमानदारी, हे भगवान, नैतिक कर्तव्य। आप लोग किताब से बाहर कहीं नहीं निकलते भाई, किताब को गोली मारो, सिंपल सिंपल तरीके से रहो। परोपकार का मतलब ये हो कि जब भी मैं जाता हूं सड़क पे जो मिलता है मैं उसको परोपकार कर देता हूं। आधारिक सिद्धांत का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, समाज में रहना है तो इस सिद्धांत को तो मानना ही होगा। एक काम करो, 1 मिनट बात करो आपस में इसी विषय पे, मुझे 3 वाक्य बताओ जल्दी से, तेरे फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे प्रभु, इतना ही चाह रहा हूं कि किताबों से बाहर निकलो, कॉमन सेंस की बात करनी है, सोच के बताओ कि दुनिया में जब हम समाज में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो क्या ध्यान में रख के चलते हैं, बस ऐसी कुछ बातें। बात करो आपस में जल्दी से, क्यों नहीं बात कर रहे, आपस में डिस्कस करो पहले, ठीक है, लेकिन बात करो आपस में पहले, सोचिए 2-3 पॉइंट्स। काफी बातें हो गई आप लोगों की, पूछ लिया कि आज घर में क्या बना है, तेरे पराठा बना कि क्या बना है, मैं तो अचार खाऊंगी, तू क्या खाएगी, बातें हो गई खूब आपस में। चलो अब प्रश्न याद दिलाऊं कौन सा था उसी पर बात हो रही थी, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप लोगों को। बताइए, प्रकृति का संरक्षण, इससे आपका मेरा संबंध कैसे ठीक हुआ। समझ लो कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आमना सामना हो गया और आपने कहा चलो प्रकृति का संरक्षण करें प्रकृति के संरक्षण से आपका मेरा संबंध कैसे ठीक होगा भाई। रुको 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 रुको, हाँ उठ के बोलो भाई। बहुत बढ़िया, एक है सहनशीलता, दूसरा ईमानदारी। चलो इस पर डाउट थोड़ा सा हो रहा है, बैठी बैठी बैठी, बोलो बोलो बताओ। हाँ ठीक बात है, स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता न बन जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। एकदम बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया, उठ के बोल दो ना, अपनी निजता की सुरक्षा, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। कुल मिला के 3-4 डायलॉग मार देने हैं, जैसे एक डायलॉग इधर से आ गया है, एक 2 और मार लेते हैं। एक डायलॉग क्या हो सकता है, दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना जैसी अपेक्षा हम उनसे करते हैं, डायलॉग हो गया। और ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप चाहते हैं लोग आपसे ठीक से बात करें, आप सबसे ठीक से बात करो। आप बदतमीजी नहीं करोगे तो आमतौर पर आपसे कोई क्यों करेगा, मतलब कितना भी ठीक से रहोगे 2-4 बदतमीज मिलेंगे जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जनरली जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो लिखो नंबर 1, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसी उम्मीद हम अपने साथ करते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसे व्यवहार की उम्मीद हम अपने साथ करते हैं। दूसरा जो इधर से आया था ना, उसी को बना लेते हैं, अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना, अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना, किंतु यह ध्यान रखना कि वह दूसरों के लिए परतंत्रता न बन जाए। किंतु यह ध्यान रखना कि वह दूसरों के लिए परतंत्रता न बन जाए। तीसरा, जो समाज में मेरी तुलना में वंचित व्यक्ति या समुदाय हैं, उनके प्रति करुणा से युक्त व्यवहार रखना। जो समाज में मेरी तुलना में वंचित व्यक्ति या समुदाय हैं, उनके प्रति करुणा से युक्त व्यवहार करना। चौथा, जिनका धर्म, मत या विश्वास